वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गौरव मक्कड़। और आज के हमारे एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही चुनिंदा पर्सनालिटी से जिन्होंने पत्रकारिता के करियर में बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वेलकम टू रीना मैम। रीना मैम, वेलकम टू द शो। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है पहले तो आपको यहाँ पर आकर? मतलब आज सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ सही रही है। बताऊँ। हुँ। हम शुरुआत करना चाहेंगे रीना मैम, ये जानना चाहेंगे कि हर कोई पर्सन जब भी अपना करियर चूज करता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को देखता है। तो आपने पत्रकारिता को अपना करियर चूज करा, तो वो कैसे हुई उसकी शुरुआत? गौरव जी, अगर मैं मेरे करियर की बात करूँ तो फिर मतलब कोई भी कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि सामने वाला ये चाहता नहीं है कि आप इस लाइन में जाओ, हम्म। या मैं हूँ या कोई भी कई बार ये होता है कि ऑटोमेटिक कई चीज़ें हो जाती हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम की बात है, जिस टाइम कोरोना लगा हुआ था और शायद बंद था सब कुछ, और जैसे ही खुला उसके बाद मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत थी और जॉब की बहुत ज़्यादा नीड थी मेरे को। और उस टाइम में एमएलएम नाम सुना होगा आपने, एमएलएम कंपनियां, तो हम्म। वहाँ एक कंपनी के अंदर मैं कॉल का काम करती थी, मतलब कॉल वगैरह करना सबको, वो काम करती थी। और वहीं जो मेरे गुरु मैं जिनको मानती हूँ, या फिर ये कह लो आप कि मतलब जो मेरे को इस लाइन में लेके जाने वाले थे, आपके रोल मॉडल एक तरह से। राजेंद्र बिश्नोई जी सर हैं। और उनका आना होता था उसमें, उस सेंटर के अंदर। एक बार वो आए तो उन्होंने मेरे को कहा, कहते हैं आप ना मतलब ठीक ठाक लुक है आपका, तो आप ना ऐसा करो, हम ना एक भोले जी का भजन कर रहे हैं हम्म। जिसमें आपने ना पार्वती का रोल करना है, आप कर अच्छा। लोगे, कंफर्टेबल हो? मैंने कहा हाँ जी। मैंने उससे पहले एक गाने में शूट किया था, तो अच्छा। मैंने उनको यस कर दी। मैंने कहा जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे शुरुआत हुई, हमने एक गाना शूट किया उन्होंने, उसके बाद फतेहाबाद में हमने शूटिंग करी थी, उसके बाद एक दो और छोटे छोटे उन्होंने यूं किए। शुरुआत आपकी एक्ट्रेस से हुई अगर हाँ मैं कहूँ तो? जी। तो वहां पे उन्होंने शुरू किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें। मतलब मैं वहां गई तो मैंने देखा उनका एक स्टूडियो तैयार था जिसमें मतलब लड़कियां बैठी थी, वो न्यूज वगैरह पढ़ रही थी, स्टूडियो बना हुआ है बहुत बढ़िया। और मेरा मेरे का तरफ जो काम था, मेरी तरफ से ध्यान हटके मेरा उस तरफ जा रहा था कि मतलब वो कैसे कर रही हैं, वो लड़कियां खबर कैसे बोल रही हैं, मैं ये चीज देख रही थी। और 3-4 दिन बीत गए, उसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही थी मेरे काम में, क्योंकि मेरा फोकस दूसरी तरफ था। हाँ, जब आपका मन बदल जाता है ना, तो जो काम आप कर रहे हो तो उसमें आपका दिल भी नहीं लगता। और कहते हैं ना, जब तक हमारी डेडिकेशन नहीं होगी तो हम उसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो रीना जी, जैसे कहते हैं ना, जब जिस करियर में हमें बहुत कुछ मिला हो तो वो उसको ज्वाइन करने की डेट हमें याद रहती है। तो आपको याद है वो दिन जो आप जब आपने पहली बार इंटरव्यू लिया होगा? इंटरव्यू, शायद पहला इंटरव्यू मैंने सुरेंद्र पूनिया जी, जो उस टाइम में जिला अध्यक्ष थे हिसार के बीजेपी से, पहला इंटरव्यू मैंने उनका लिया था। और शायद पुण्यतिथि थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, या कुछ ऐसा ही प्रोग्राम था मतलब जिसमें एक पहली खास बार दिवस मैंने। पर हाँ ही आपने उनको, लाइक आपको एक मौका मिला सुरेंद्र जी से मिलने का? हाँ, मतलब ये था कि इंटरव्यू करना है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, बंदा ये सोचता है कि नहीं मैं एकदम से बड़ा किसी का इंटरव्यू करूंगा, तो हिचकिचाहट भी है, बहुत सारी हम्म। चीजें हैं। लेकिन मेरे को ये था कि पहले शुरुआत में किसी बड़े बंदे से अच्छा, करनी है। फर्स्ट बॉल पे सिक्स मार दिया हाँ, मतलब आपने। तो वही चीज मैंने की। और उस टाइम में हाँ थोड़ी बहुत कमी रही, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, कहीं रीटेक भी लिए, लेकिन धीरे धीरे मतलब। शुरुआत में मैम देखो, ये तो कहा जाता है कि आपको ना जब भी सीख रहे होते कोई नया काम तो बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये रहेगा, जैसे कि आपने बताया करियर की शुरुआत करना ग्रामीण क्षेत्र से होते हुए आप निकल रही हैं वहां से, तो क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा? बीइंग अ गौ- फीमेल आसान नहीं होगा किसी भी करियर में गौरव जाना। जी, देखो, एक महिला के लिए हर फील्ड में मतलब मुश्किलें हैं, ये तो मुश्किलें आप भी हैं। मानते हो, हाँ कोई जी। ये नहीं है, चाहे वो गांव से है शहर से है। बस थोड़ी सी दिक्कत ये रहती है गांव वालों की, वो मतलब आना जाना, और फिर उन लोगों को फेस करना। एक समाज का भी क्राइटेरिया है, मतलब ये लड़की इतनी लेट लगा हुआ है, सवेरे सवेरे निकट जाए, बहुत सारी चीजें बहुत सारे होती है। फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शुरू में तो मतलब जब मैंने ये शुरुआत की थी, तो कपड़ों के को लेके भी मतलब बहुत सारी चीजें होती थी। इवन परिवार में मम्मी ने भी कह दिया था, कहते नहीं यार ऐसे कपड़े ना डाला कर, थोड़ा सा अपना गांव का एरिया है, माहौल है। लोग मतलब ऐसा वो करते हैं। लेकिन मैंने मम्मी को एक बात कही थी, मैंने कहा मम्मी अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है ना, तो फिर मतलब हाँ, सारी ये चीजें तो हो कहा जाएंगी। जाता है कि आप पहनावे से ना कुछ भी जज नहीं कर सकते। आज अगर हम बात करें तो ऐसे हादसे भी सुनने को आते हैं मैम, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जिनका तो पहनावे से कोई दूर दूर तक भी लेना नहीं है। बिल्कुल अगर किसी की सोच खराब है ना, तो वो पहनावा भी नहीं देखता, वो कुछ भी बिल्कुल नहीं देखता। बिल्कुल तो यही चीज बात है। करें रीना मैम, जब आपने शुरुआत करी तो आपका फैमिली का कैसा सपोर्ट था आपके लिए?
फैमिली के बारे में अगर मैं बताऊंगी गौरव जी, तो शायद ये पॉडकास्ट ना बहुत लंबा बड़ा हो हो जाए, जाए, कोई बात लंबा नहीं, हो हमें इन जाए। शॉर्ट बता दीजिए कि बस हाँ या ना या टोटली अगेंस्ट। नहीं, मैं अगर बात करूं तो शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा के पास रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो लगभग 2008 में मेरी शादी हुई थी, बरवाड़ा के अंदर ही हुई थी। और मेरे हस्बैंड जो थे वो शुरू से ही ड्रिंक वगैरह करते थे, और इसीलिए लगभग कुछ भी निजी कारणों से मतलब आपका जो है उनसे संजोग नहीं बन हाँ, पाया। उनका उनके साथ नहीं हो पाया। और उनकी मेंटली कंडीशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, ब्रेन के 3-4 उनके ऑपरेट हुए। उसके बाद जब बच्चों पे दिक्कत आ गई तो उसके बाद मम्मी पापा और मेरे को ले गए थे, वहीं शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि उसके तुरंत बाद मैं एक जॉब लगी कॉल सेंटर के अंदर। वहां से फिर राजेंद्र बिश्नोई सर से मिली एक शूट को लेके, और उस शूट के बाद मतलब वो लाइन आ गई। तो मतलब अगर मैं इस तरफ की बात करूँ, ससुराल तरफ की, तो वो तो कुछ था ही नहीं, नहीं था, लेकिन लेकिन अगर आज बात है। करें कि वो कहते हैं ना जिन्होंने जन्म दिया वो तो आपको नहीं छोड़ हाँ, सकते, वो आपके बिल्कुल। साथ सुख और दुख दोनों में बराबर खड़े होते हैं। बिल्कुल, मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट दिया, और आज अगर मैं गौरव जी बात करूँ ना, तो उनको बड़ा प्राउड फ़ील होता है। मतलब एक टाइम वो था, हमारे पीछे की जो फ़ैमिली है वो भी मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा वो नहीं है। मम्मी और पापा दोनों ही हैंडीकैप्ड हैं, और लगभग 3 हम सिस्टर हैं, 1 भाई है, और बड़ी मुश्किलों से मम्मी-पापा ने हमें पाला था। मैं बड़ी-बड़ी हूँ, तो नहीं, बहुत आपने सारी सच में चीज़ें। उनका नाम रोशन भी करके दिखाया। जो थैंक विश्वास और जो संकल्प उन्होंने आपके ऊपर रखा हुआ था, आपने उसको सच में ही मैं कहूँ तो साकार करके दिखाया। आज बच्चा-बच्चा जानता है, अगर हम बोलते हैं कि कोई रिपोर्टर आ रही है, तो बोलते रीना मैम आ रही है क्या? हाँ, मतलब बिल्कुल। उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि नेक्स्ट जो पर्सन है वो कौन आने वाला है। हुँ, रीना मैम अगर जानना चाहें कई बार ऐसे इवेंट्स भी होते हैं, हम ऐसी घटनाओं पर भी जाते हैं जहां पर शूट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक कहीं कहीं तो आपकी जान को खतरा भी होता हुँ, है, बिल्कुल। लाइक सामने वाला आपको बहुत डराने की कोशिश भी हुँ, करता हुँ। है। तो क्या ऐसा कोई हादसा या कोई वाकया आपको याद है जहां पर आपको लगा, आप चाहे नाम नहीं बता सकते, लेकिन आप कुछ शेयर करना चाहें कि पत्रकारिता इतनी आसान भी नहीं है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई। शुरुआत जब मैंने की थी, मैं आपको बता रही हूँ, किसान आंदोलन उस टाइम पीक पे था। हम्म। और किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब हमारे सामने से आंसू गैस के गोले जा रहे हैं, और एक दो बार तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, 2-3 बार तो मेरे को ऐसे लगा मतलब आज लौट के घर नहीं जाने वाले। आज लौट के घर नहीं आज जाएंगे। मतलब ऐसा फेस कर रहे थे, धुआं हो गया। और पंजाब के अंदर शायद सिंघू बॉर्डर पे, अभी शंभू बॉर्डर पे, अभी बीच सी में एक चल रहा था, पहले भी चला था, उसके बाद भी था। उस दिन भी शायद बिल्कुल मौत से सामना हुआ। लगभग 2 से 3 मिनट मेरे को सांस ही नहीं आई। वो एकदम आंसू गैस के गोले ऊपर से गिर रहे थे। बहुत बार मतलब ऐसा हुआ है कि ये लगा कि आज वापिस नहीं जाने वाले। और हमारी लाइफ में गौरव जी बहुत ऐसी चीजें हैं, मतलब कई बार वीडियो कर ली, दूसरा पक्ष की धमकी आ जाती है, या लोग केस की धमकी देते हैं। और मैं बताऊं आपको, 3-4 मतलब ऑलरेडी मेरे ऊपर एप्लीकेशन ऐसी डली हुई है, डली मतलब हुई है। ये मतलब तो है ही मैम, जब भी हम कहते हैं ना रिस्क फैक्टर तो रहता ही है, बिल्कुल। आजकल हर फील्ड में ही रिस्क फैक्टर है। दूसरी ओर मैम बात करूं, जहां आज हम अपने घर में किसी बच्चे को खून निकलता हुआ नहीं देख सकते, आप ऐसी दुर्घटनाओं को भी रिकॉर्ड करते हैं, हम्म। तो उस समय कहीं पर मन विचलित नहीं होता? नहीं, शुरुआत में होता था, बहुत ज़्यादा होता था। मतलब एक डर है, देखो वो मैं चाहे अब देखने वाले हैं उनको भी ये चीज़ लगेगी। अगर कोई भी मतलब किसी के बाहर डेथ हुई है, तो शायद हम अगर उनके अंतिम संस्कार में से आए हैं, उसकी बॉडी देख ली है, तो हमें नींद नहीं आएगी 2-3 नहीं दिन। आएगी। और अगर हमारे परिवार के अंदर ये चीज़ें हो जाती है, तो फिर शायद मतलब थोड़ा-सा हम उस चीज़ को वो करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसी बहुत बार चीज़ें हुई। शुरुआत में ब्लड देखते थे, जैसे अभी एक्सीडेंट की कोई न्यूज़ है, ब्लड देखा तो एकदम मतलब वो हो गया। लेकिन धीरे-धीरे वो सब सेट लेकिन हो गई ये है। पत्रकारिता का नियम है कि आपको लोगों तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचानी ही पहुँचानी पड़ेगी। पड़ेगी। तो उसमें कई बार हमें इमोशनल, लाइक कह सकते हो आप, बैक मतलब जो सीन्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं। हुँ, हुँ। सो रीना जी अगर हम जानना चाहें तो आपकी लाइफ के रोल मॉडल कौन रहे? गौरव जी, रोल मॉडल आपने सही बात कही। हर किसी की लाइफ में, हर बंदे के लिए एक ना एक रोल मॉडल होता है। लेकिन मैं मेरी बात करूँ तो मेरी लाइफ में रोल मॉडल मैं मेरा खुद ही हूँ। क्योंकि मैंने इतनी बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारा स्ट्रगल किया। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मतलब हमें वो लोग अच्छे लगते हैं, हमें वो पर्सन उसको देख के हम सीखे, उसको देख के। लेकिन मैं जो भी सीखी हूँ मैंने खुद को देख के का मतलब हमारे जो मेरे गुरु थे राजेंद्र बिश्नोई जी, वो हमेशा कहते थे कि अगर आपने इंटरव्यू करना है ना, तो आप कैसे सीखोगे, आप कैसे बोलोगे। तो वो मेरे को बताते थे कि आप ना शीशे के सामने खड़े हो जाओ, और फिर प्रैक्टिस करो बोलने की, कि ये तो जैसे कहा आप बोल जाता रहे हो। है रीना जी कि सेल्फ मोटिवेशन इज द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन, कि खुद से मिलने वाला जो मोटिवेशन है वो सबसे बड़ा है। क्योंकि मैं ना, हम कह सकते हैं कि ये जीत मेरी है,
जब वो मेरा वर्ड लगता है ना, तो उसकी जो फील होती है ना, वो अलग ही होती है। तो इस पे मैं कहीं ना कहीं आपसे सहमत करता हूँ। मैं भी ये बात मानता हूँ कि मैं भी अपने आप को ये ग्रेट मोटिवेशन मानता हूँ खुद के लिए, कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे औरों से कोई मतलब नहीं है कोई कि कौन मतलब क्या नहीं है, कर रहा है, बिल्कुल। कैसे कर रहा है। रीना जी, अगर जानना चाहें, जैसे आज की जो यंग जनरेशन है, जिनका ध्यान टोटली, मैं बात करूँ तो अपने करियर से हटकर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया या इन चीज़ों पर चला गया है, तो आप हमारी उन गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? लाइक वो आपकी तरह कैसे अपने इस गोल्स को अचीव कर सकती हैं? गौरव जी, आजकल के टाइम देखो उनकी भी गलती नहीं कह सकते हम कि आज की जो युवा जनरेशन है उसकी गलती है। आज का टाइम ही मतलब सोशल मीडिया का है। आज आप कुछ भी देख लो, अगर आप मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कैसे कर रहे हो। हाँ, आप उसको अच्छे में भी कर सकते हो, आप सारा दिन उस पे कुछ ऐसी वीडियो देखो, कुछ मतलब उसमें टाइम पास यूजफुल कर सी। दो, ठीक है। और एक उसका आप अच्छे से यूज कर सकते हो, आप उस पे कंटेंट बनाओ, आप कुछ भी सीखो, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप सीख सकते हो। लोग घर बैठे पता नहीं क्या क्या कुछ सीख लेते हैं, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। मैम, अगर बात करें कि 7th 8th के बच्चे भी, जैसे अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, वो भी हम्म, लगभग इन्हीं क्लासेस के आसपास होंगे, तो बीइंग अ पेरेंट क्या आप कैसे उनका ध्यान रखती हैं? क्योंकि आप एक सिंगल मदर भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, बिल्कुल। तो आप क्या कुछ ऐसा जो है उनके लिए केयर करती हैं? क्योंकि बच्चे जो होते हैं, हम माँ बाप की रियल वेल्थ जो कहा जाता है ना, उनके बच्चे ही होते हैं। तो क्या उन्हें आज अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और जो काम-काज वाले, ज़्यादा काम-काज वाले मदर हैं या फादर हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो घर पे ही हैं, मतलब मदर उनका ध्यान रख लेती है, खाने-पीने का लगा हो या फिर पढ़ाई को लेके। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी तरह जो सुबह निकलेंगे, शाम को आएँगे, तो वो अपने बच्चों को टाइम मतलब वो नहीं दे पाते। कोई कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी रह जाती है, तो उसमें मतलब वो कुछ एक तरीकों से हम पूरी कर सकते हैं। मातृत्व भाव की बात जानना चाहूँ मैम मैं आपसे। जैसे जो हम अगर कहें कि जो ये वाली जनरेशन वाली मदर है जो हमें मिली हैं, हुँ। वो आगे नहीं मिल सकती, क्या ये बात सच है? बिल्कुल, ये बात सच है और इससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपकी बात से। जो हमारे पेरेंट्स थे, हम्म। जो हमें माँ-बाप मिले, उनसे पहले अगर होंगे तो वो और ज़्यादा मतलब वो और ज्यादा कहीं न केयरिंग कहीं होंगे। केयरिंग होंगे। और लेकिन लोग ये कहते हैं कि मतलब हमारे माँ-बाप हमें हमें ये नहीं करने देते थे, ये अलाउड नहीं था बाहर जाना। आज़ादी मिली है, हम्म। जैसे-जैसे जनरेशन चेंज हो रही है, गैप आ रहा है, आज़ादी मिली है, लेकिन फिर वो मतलब केयर वाला भी खत्म होता जा रहा है ऐसे-ऐसे। धीरे-धीरे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे जब हम मम्मी-पापा बनेंगे, तो वो कुछ अलग होगा। एक मैम हिंदी की कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आजादी मिली सभी लड़कियों को, हुँ, लेकिन उनमें से कुछ ने उस आजादी का गलत गलत फायदा फ़ायदा उठाया। उठाया, बिल्कुल। तो फिर ये आजादी सबके लिए बंद भी तो हो जानी चाहिए, अगर वो गलत फायदा उठाया जाएगा तो। गौरव जी, अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। मतलब आप क्योंकि आप देखो एक टीचर हो तो आपने हम्म। बहुत सारी चीज़ें फेस की, आप सुना भी है। मतलब एक टाइम ऐसा था जब हमारे देश की जो महिलाएं थी उन्हें मतलब अपना स्तन ढकने की आज़ादी नहीं थी। उन्हें उसका टैक्स देना पड़ता था जिसको ब्रेस्ट टैक्स बोलते थे। और वहाँ से शुरुआत हुई थी। महिलाएं हमेशा ही ऐसी ही रही हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने हकों की आवाज़ उठानी शुरू हाँ की। भाई, अगर पहले बहुत का। सारे मतलब वो करके हमने अपनी आज़ादी लिया, आज यहाँ इस लेवल तक है। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो उस आज़ादी का गलत फायदा उठा रही हैं। उठा रही हैं अपने ठीक है। द्वारा, जो कानून के द्वारा दिए गए उन्हें नियम है या कुछ भी है। आपको आपने बहुत सारे केस भी सुने होंगे, चाहे हम दहेज प्रताड़ना लगाएं या हम्म, कुछ भी ऐसे लगाएं, जिसमें से हम कह देते हैं कि 80% में जो है वो मेल गलत है, पर कहीं ना कहीं सिनेरियो उल्टा भी है। बिल्कुल। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं मतलब देखो हम जा रहे हैं फील्ड में, हम फेस कर रहे हैं, हम्म। हम मतलब अंदर तह तक जाते हैं कि कोई भी केस है, हम सबसे बात करते हैं। और उसमें लगभग मैं ये नहीं कहूँगी कि देखो सारी लड़कियां ऐसी हैं या फिर जो केस लगाए जाते हैं वो झूठे हैं। हम्म। होते हैं बहुत, लेकिन हाँ रेशो मतलब ये नहीं कह सकते कि एक मतलब पुरुष वर्ग ही सारा खराब है। नहीं, वो आप वाली उसमें बात, रहता वो है। जो मैंने बोला कि लाइक एक मछली, लाइक कुछ कर रहे हैं जिनकी वजह से लाइक बदनाम, वो कहते हैं ना, सभी होते हैं। चाहे हम हम्म, अपने भी बात करें, मेल में भी अगर कोई भी पर्सन अगर कुछ गलत करता है, तो जो पूरा समाज जो पुरुष है, पूरी समाज जो समाज है पर पूरा एक उसको वो कलंक लग मिलता है, जाता है, हाँ। क्वेश्चन लग जाता है। बिल्कुल, यही चीज महिलाओं के मामले में है। तो मैम, आज जैसा आप देख रहे हैं नैतिक मूल्यों की कमी या संस्कारों की कमी, हम्म। तो इसका मेन कारण क्या है?
अभी जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था फिर घूम फिर के वही आ गया, मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने अभी कहा था कि जितनी आजादी हमें मिल गई है, पेरेंट्स केयरिंग नहीं रहे, बच्चा क्या कर रहा है देख नहीं रहे, बच्चे ने मतलब फोन पे क्या वो देख रहा है, उसने पढ़ाई कितनी की है, मतलब वो अब चीजें छूट गई हैं। ठीक है, वही चीज है कि मतलब वो नैतिक मूल्यों को पहचान नहीं पा रहे हैं बच्चे, अलग मानसिकता भी अलग बदल रही है। मानसिकता बदल रही है, आजादी जितनी मिल रही है उसका अच्छे से यूज कम हो रहा है, उसका गलत यूज ज्यादा हो रहा है। लास्ट मैम बट नॉट द लीस्ट, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। धर्म और आस्था, हम्म। आप मानती हैं इन चीजों में? बिल्कुल। क्या आपको बहुत ज्यादा। लगता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं? भगवान एग्जिस्ट करते हैं इसके बारे में तो देखो मैं एक चीज कहूंगी, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है, बहुत सारी किताबें, मतलब जो मेरा मतलब फेवरेट है मैं पढ़ती हूँ, उसमें एक ही चीज कही जाती है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप भगवान को बाहर ढूंढो हम्म। कहीं भी, मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि मेरे अंदर भी भगवान है। हम्म। ठीक है, तो उसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि हमें मंदिर जाना चाहिए, वो हर एक इंसान की अलग अलग आस्था है, अलग अलग धर्म के ऊपर भी हो सकती है। मान लो अब मैं हिंदू हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब मैं किसी सिर्फ मस्जिद मंदिर में में ही नहीं जा भगवान सकती ढूंढूंगा। या मैं चर्च में नहीं जा सकती, मेरी आस्था है, अगर मेरे को अंदर से ये लगेगा कि मुझे जाना चाहिए या फिर मेरा अंदर से कुछ ऐसा मतलब मेरी आत्मा कह रही है तो मैं जरूर जाऊंगी उसमें। ठीक है। और लास्ट जो है, एक छोटा सा पॉइंट आपसे जानना चाहेगा, क्या मतलब आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा जो आपको लगा कि इस पत्रकारिता के जो करियर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको आप चाहते हो कि हटाया जाना चाहिए? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और लगभग हमें जो हमारा पत्रकारों का समूह है उसको लोग मतलब अलग अलग कैटेगरी के नाम मिलते हैं, आपको भी पता है, कोई फेसबुक ये बोल देता है, कोई यूट्यूबर, कोई पत्रकार बोल देता है, अलग अलग चीजें हैं। हाँ। तो सरकार को बहुत जल्दी एक ऐसी पॉलिसी मेरे ख्याल में लेके आनी चाहिए, मतलब क्राइटेरिया कर दे जैसे कि हमें टीचर्स की पर्टिकुलर क्राइटेरिया में डाला हुआ है। क्राइटेरिया है, तो ऐसे ही मतलब एक क्राइटेरिया सरकार निर्धारित करे ताकि मतलब हम जब फील्ड में जाते हैं बहुत सारी चीजें, पहले के टाइम में आपने देखा होगा इतनी पत्रकारों की इज्जत करते थे, हम्म। लेकिन आज कहीं ना वो कमी आ गई है, वो किस लिए, मतलब कुछ हमारी खुद की गलतियां हैं और कुछ मतलब जो है गाइडलाइन का को फॉलो नहीं करते, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसके लिए मैं तो यही चाहूंगी कि एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए और उसके बाद एक क्राइटेरिया के अंदर सभी पत्रकार रहें। शुरुआत इसकी समाज ही करेगा मैम, क्योंकि समाज आपसे डील कर रहा है, तो समाज को प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो आपको पूरी रिस्पेक्ट के साथ सभी इंफॉर्मेशन जो है वो दे, और जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो ट्रू एंड वैलिड होनी चाहिए। नहीं देखो इसमें तो गौरव जी मैं एक बात और कहूंगी, समाज आपका जो समाज का नजरिया अलग है, आपको देखना जरूरी नहीं है कि आप जिस नजरिए से देख रहे हो समाज भी उसी नजरिए से देखेगा। मतलब कहीं ना हमारी वैल्यू खुद की हमने ही कहीं ना कहीं बहुत हाँ, ज्यादा वो कम कर कहते हैं ना, रखी है, दूसरे के शब्द हमें तब तक नहीं चुभते जब तक हम उसे अपना मान नहीं मान लेते। नहीं लेते। अभी बहुत सारे ऐसे केस हैं आप देखोगे, मतलब अगर एक कहीं कोई छोटी सी न्यूज है, किसी के घर से कोई लड़की भाग गई या कोई महिला चली गई, तो वो सारा मतलब पूरा जितने पत्रकारों के समूह हैं, वो वहां पहुंच जाते हैं। मतलब वो कहते हैं कि आजकल ना घर घर के अंदर डिस्टर्ब करने लग गए हैं पत्रकार, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चल रही है। तो मेरे को लगता है उनको लेके कहीं ना कहीं पत्रकारों को थोड़ा सा देखने की जरूरत है, क्योंकि हमने अब ऐसा कर दिया है कि घर में कलेश का कारण पत्रकार बढ़ रहे हैं, तो वो चीजें। तो रीना जी, इन ब्रीफ मैं अगर जानना चाहूँ, जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारिता के विषय में समाज को और सरकार को कुछ नीतियां बनानी चाहिए जो पत्रकारिता के इस प्रोफेशन को और भी ऊंचा बना दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ये वाला पार्ट भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप आने वाली जो जनरेशन है, जैसे अब पत्रकारिता एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है, इस पे बहुत सारी डिग्रियां भी करवाई जा रही हैं, तो क्या हमारे बच्चे उस प्रोफेशन को फॉलो करें? देखो हर बच्चे की अब हमारे माँ बाप थे हमें कुछ बनाना चाहते थे, हम्म। मतलब माँ बाप ये चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, या बच्चे का मतलब कुछ अलग मूड है, वो ये चाहता है मतलब थोपे ना, पहली बात तो ये बच्चे पे कि हमें कोई भी मतलब जो हम नहीं कर पाए, कई बार ये होता है कि पेरेंट्स मतलब अगर मैं भी चाहूँ, हम्म। मैं जो काम नहीं कर पाई ना, मैं ये सोचूंगी कि आने वाले टाइम में मेरा बच्चा कर मेरा जाए। बच्चा करे वो तो चीज। वो चीज सबसे पहले तो मतलब अगर बच्चे का खुद का मन है किसी भी साइड में किसी भी फील्ड में जाने का तो जरूर करे। और अगर मैं आज की बात करूँ, देखो बड़े चैनल को छोड़ के जो नेशनल टेलीविजन है उनको छोड़ के अगर मैं छोटा मोटा जैसे अभी कोई फेसबुक पे चल रहा है, यूट्यूब पे, मतलब कुछ ज्यादा सा स्कोप नहीं है, वैसे बच्चे मतलब कर लेते हैं दिमाग में कि मतलब सारे उसमें ये घूम रहे हैं, खबर कर रहे हैं, पैसा बहुत अच्छा कमाते होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सबकी ना दाल रोटी चलती है। हाँ, बस मानना ही है मैम कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मेरा बच्चा है,
अगर वो स्टेज पे बिना डरे बोलता है और उसकी पब्लिक स्पीकिंग डील्स अच्छी है, तो मैं उसे सजेस्ट कर सकता हूँ कि वो इस फील्ड में अपना जो करियर है वो बना सकता आप है। सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें बच्चे की जो है हाँ हाँ, बहुत बच्चे जरूरी का है। हाँ होना, इंटरेस्ट हाँ, होना जरूरी है, ये तो मैं इंटरेस्ट खुद ही हो मानता हूँ। बच्चे एक का। राय मैं आपके थ्रू ये हमारे पेरेंट्स को भी देना चाहूंगा, जैसा कि मैम ने बिल्कुल सही अवगत कराया कि आज माँ बाप को अपने सपने अपने बच्चों पर थोपने नहीं चाहिए, बल्कि उनकी पहचान को या उनके अंदर जो गुण है उनको जांचना चाहिए, तभी उन्हें सजेस्ट करना चाहिए। और अगर बच्चा कहीं पर उस चीज को छोड़ना चाहता है, मैम जैसे मैं बात करूं, अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यूपीएससी है, नीट है, कई बार बच्चे 4-5 बार अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन उनसे वो हो नहीं पा रहा, तो क्या माँ बाप को उनको डाइवर्ट करने के लिए नहीं बोलना चाहिए कि बेटा नहीं हो रहा तो छोड़ दे, तो कुछ और ट्राई कर ले? नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चा अगर मतलब आपने हमेशा सुना भी होगा, मतलब कुछ गिर के ही हम सीखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कितने एक रोड़े हैं, कितने खड्डे हैं, वो हमें फिर ही पता चलता है जब हम चलते हैं उस रास्ते पे। तो पहली बात तो ये है कि मतलब माँ बाप बच्चों के ऊपर थोपे ना। दूसरा, बच्चे जो है उनको खुला छोड़ दो आप, क्योंकि देखो 9th 10th के बाद बच्चे में इतनी दिमाग होता है कि वो अपने फील्ड के बारे में सोच सके, वो उसको किस फील्ड में जाना है, उसको किस तरह की पढ़ाई करनी है, वो सब चीजें होती हैं। कई बार वो इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन ले लेता है, जैसे मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूं, हाँ, लेकिन बाद में जाके उसको रियलाइज होता है कि उसके अंदर वो शायद पोटेंशियल नहीं है उस चीज को करने का, तो उसे उस चीज को चेंज करना चाहिए। अगर बच्चे ने अपने मन से, बच्चा कोई भी काम कर रहा है, अभी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो अपने मन से कर रहा है तो वो जरूर पास होगा, पहली पास बात तो होगा। ये। अगर माँ बाप का थोपा हुआ है या फिर उसने किसी फ्रेंड को लेके कि मेरा फ्रेंड वो कर रहा है मैं वो कर लूं, तो उसमें तो देखो फिर वही बार बार चांस लेने वाली बात होती है कि वो फिर फेल ही होगा। तो इससे अच्छा मतलब जो भी आपका बच्चा कर रहा है, सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को खुला छोड़ दो। अभी मेरा बेटा अभी 9th में हो जाएगा, अगर वो 10th में होता है या +1 में होता है तो मैं उसको खुला छोड़ दूंगी, उसकी जो आजादी है, उसकी उसको जो पढ़ाई जो करनी भी है, वो करना जो चाहे कोर्स अपने वो मन करना से चाहता है, करना मतलब वो चाहिए। अपने मन से करे, ताकि मन से। मतलब मेरे बोझ ना लगे कि मेरे को ये मम्मी ने कहा है तो ये मेरे को पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच रीना मैम, आपने हमें बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया, बहुत सारे नए जो विषय हैं वो आपने डिस्कस करे। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बिल्कुल बिल्कुल। हमें मौका देते रहिएगा। थैंक थैंक यू। यू सो मच। थैंक यू।